तो पिछले टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से अब तक सबको समझ में आने लगा होगा और बहुत हद तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स में आपका कंसेप्ट क्लियर होने लगा होगा। ठीक है, अब तक बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एकदम बेसिक्स से हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना था। अल्टीमेटली फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई वर्क हम लोग करते हैं तो उसके लिए सबसे नेसेसरी होता है इलेक्ट्रिक करंट वहाँ प्रोड्यूस करना किसी सर्किट में, यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी वर्क्स हम लोग करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की और बहुत सारी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। खासकर इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग वर्क को करते हैं। फिर हमारे पास सवाल था कि हाँ, करंट से को फ्लो कराने से इलेक्ट्रिकल करंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क तो करा सकते हैं, लेकिन जाहिर है इस करंट को फ्लो कराने के लिए क्या करना होगा। तो हम लोगों ने वहाँ कंसेप्ट समझा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हेल्प लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझा, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों ने देखा कि यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज है, यानी कहीं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई वर्क अगर आपको करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश करना होगा किसी सर्किट में। और इलेक्ट्रिक करंट को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। अल्टीमेटली उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ को भी समझ चुके हैं, ओम्स लॉ के बाद हम लोग रेजिस्टेंस को भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने क्लासेस तक ये सारी चीज़ें जो हुई इसमें सबका कंसेप्ट क्लियर होगा, सबकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। एनीवन रिप्लाई? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अब। ठीक है, तो ओम्स लॉ भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ का मतलब क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और कैसे ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस में चेंजेस होता है हीट की वजह से, तो कैसे होता है टेम्परेचर की वजह से। रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई और चीज़ों को आपने देखा, रेजिस्टिविटी को देखा, हमने देखा कि रेजिस्टिविटी भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हमने लॉज ऑफ रेजिस्टेंस को देखा, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस को यूज़ करके हमने अल्टीमेट मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव किया, R = ρL/A। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ दैट मटेरियल, रेजिस्टिव मटेरियल, उससे हम लोगों ने रिलेशन निकाला रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में भी। तो ये बहुत हद तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ में आएंगे। होता क्या है कि ओम्स लॉ से बहुत सिंपल कैलकुलेशंस तो हम लोग कर सकते हैं, अपने सर्किट का एनालिसिस तो कर सकते हैं, लेकिन किरचॉफ्स लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ से हम लोग बहुत ब्रॉड एनालिसिस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का। तो आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ को कवर करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक दे दीजिए किरचॉफ्स लॉ। साइंटिस्ट थे सर गुस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ, मैं बताऊंगा उनके नाम पर हम लोग किरचॉफ्स लॉ करते हैं। तो पहले टॉपिक दे दीजिए। बहुत लोग इसको किरचॉफ्स भी बोलते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन किरचॉफ्स है। किरचॉफ्स लॉ, ये आज का टॉपिक दे दीजिए। माय वॉइस इज क्लियर? मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये किरचॉफ्स लॉ आपका टॉपिक है। तो हुआ क्या कि सर्किट एनालिसिस के लिए एक कंसेप्ट हमें मिल चुका था जो सर जॉर्ज सिमोन ओम ने प्रपोज किया था। उनके नाम पे ही हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ क्या है? तो वोल्टेज करंट के बीच का एक रिलेशन है। ठीक है, और जिसके वजह से रेजिस्टेंस को भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो करंट है सर्किट में वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस R के बराबर है। ठीक है, तो बहुत सारे सर्किट का एनालिसिस हम लोग ओम्स लॉ के हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही और एडवांस एनालिसिस हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करना पड़ता है तो ओम्स लॉ कहीं ना कहीं बहुत सफिशिएंट नहीं है, इससे बहुत सारा एनालिसिस नहीं कर सकते हम लोग। तो बाद में जिस तरह सर जॉर्ज सिमोन ओम ने ओम्स लॉ को प्रपोज किया था, उसी तरह एक जर्मन साइंटिस्ट थे सर गुस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ।
सर गुस्टाव रॉबर्ट कर्चॉफ, और उन्होंने ये लॉ प्रपोज किया। इसमें बेसिकली 2 लॉ हैं, हम लोग देखेंगे, और इनके नाम पे ही, इन लॉ का नाम हम लोग कर्चॉफ्स लॉ रखते हैं। ठीक है, तो सर गुस्टाव रॉबर्ट कर्चॉफ ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने प्रपोज किया, इन्होंने फॉर्मुलेट किया कर्चॉफ्स लॉ। ठीक है, 2 लॉ उसमें आते हैं, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में, कर्चॉफ्स लॉज के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। बल्कि स्टार्टिंग में जो टॉपिक है ना आपका, इसको कर्चॉफ्स लॉज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 लॉ होते हैं, कर्चॉफ करंट लॉ एंड कर्चॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसको लॉज कर लीजिएगा। इसमें लिख लीजिए अ जर्मन फिजिसिस्ट, कर्चॉफ्स लॉ के टॉपिक के अंदर लिख लीजिए अ जर्मन फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट के ब्रैकेट में लिख लीजिए साइंटिस्ट, ये लिख लीजिए उसका उनका नाम सर रॉबर्ट गुस्टाव कर्चॉफ या सर गुस्टाव रॉबर्ट कर्चॉफ। प्रपोज्ड, डेवलप्ड एंड फॉर्मुलेटेड, प्रपोज्ड के बाद एक कॉमा दे देना है, तब डेवलप्ड लिखना है। प्रपोज्ड, डेवलप्ड एंड फॉर्मुलेटेड 2 बेसिक लॉज, TW वाला 2 बेसिक लॉज, LAWS। इनेबलिंग, इनेबल करना से बना इनेबलिंग, इनेबलिंग ईजियर एनालिसिस, इनेबलिंग ईजियर एनालिसिस ऑफ द इंटरकनेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे आ जाइए, फिर लिखिए दीज लॉज आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन ओम्स लॉ फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। अब एक लाइन छोड़ के फिर लिख लीजिए, एक लाइन और छोड़िए, उसके बाद लिख लीजिए कर्चॉफ्स लॉ, कर्चॉफ्स लॉज। ठीक है, कर्चॉफ्स लॉज आर 2 इन नंबर, TWO, विच आर एज फॉलोज। एज फॉलोज के बाद इस तरह से कोलन देके डैश दे दीजिए, एज फॉलोज के बाद कोलन देके डैश दे दीजिए। ठीक है, तो है क्या कि फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट साइंटिस्ट थे सर गुस्टाव रॉबर्ट कर्चॉफ। उन्होंने प्रपोज किया, डेवलप किया और अल्टीमेटली फॉर्मुलेट किया 2 बेसिक लॉज को, जो उनके नाम के हिसाब से, उनके नाम से ही जहाँ जाने जाते हैं, कर्चॉफ्स लॉज हम लोग उनको बोलते हैं। उसमें आगे चल के हम लोग 2 लॉ देखेंगे, कर्चॉफ करंट लॉ एंड कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो ये लॉज जो है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है ओम्स लॉ के मुकाबले। मैंने आपको पहले ही बताया कि ओम्स लॉ से हम लोग कुछ सर्किट का एनालिसिस कर सकते थे, कुछ सिंपल सर्किट का, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे चल के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जाएंगे जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनमें बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जिसमें बहुत सारे लूप्स हैं। ठीक है, आगे चल के आपको बताएंगे इनका मतलब क्या है, ब्रांच का क्या मतलब होता है सर्किट में, लूप का क्या मतलब होता है, मेश का क्या मतलब होता है, ठीक है, सर्किट एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है, एनर्जी सोर्सेस कितने तरह के होते हैं, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो जहाँ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स जहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, अब तक हम लोग जो ओम्स लॉ को समझते थे, सर जॉर्ज सिमोन ओम ने जो ओम्स लॉ प्रपोज किया था, तो अब तक जब भी ओम्स लॉ का हम लोग एग्जाम्पल लेते थे तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते थे, एक रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते थे और सिंपल एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी को हम लोग ले लेते थे। ये बहुत सिंपल सर्किट है, इसको ओम्स लॉ से सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आपको कोई बता दे, ये सर्किट फॉर्म करके अगर आपको कोई दे दे और आपको कोई बता दे कि यहाँ हमने जो बैटरी लगाया है उसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ठीक है, यानी 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ, और ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आपको कोई कह दे कि करंट को फाइंड आउट कीजिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई हियर, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओम्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन जब हम लोग लिखेंगे तो V = RI, और इससे बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि I = V/R, और बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ हमें कैलकुलेशन से बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि करंट यहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है,
तो ये बहुत सिंपल सर्किट है। सिंपल क्या, अगर हम लोग कहें तो सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्किट है। लेकिन जैसे ही हम लोग जाएंगे आगे चल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बड़े सर्किट एनालिसिस में जाएंगे, आगे आपको और भी सर्किट एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे कि रेजिस्टेंस के अलावा कैपेसिटर, इंडक्टर, इस तरह करके बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स रहते हैं। इंडक्टर को हम लोग इस तरह से शो करते हैं, कैपेसिटर को हम लोग इस तरह से शो करते हैं। तो मान लो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो जाए जिसमें बहुत सारे लूप, बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस, आगे चल के आपको करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, आइडियल सोर्स, इन सब के बारे में बताएंगे। तो बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स हों, वैसे सर्किट को सॉल्व करना ओम्स लॉ से नहीं हो पाता है पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस में अननोन क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्व करना हमेशा मुश्किल होगा। लेकिन इसी काम को आसान किया सर रॉबर्ट गुस्टाव कर्चफ ने, कर्चफ्स लॉ को प्रपोज करके। ये कर्चफ्स लॉ ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और इनसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यही दोनों लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो पहला लिख लीजिए, इन दोनों लॉ में से पहला लॉ ले लीजिए, कर्चफ्स करंट लॉ, कर्चफ्स करंट लॉ, और इसी को हम लोग कर्चफ्स पॉइंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए कर्चफ्स करंट लॉ, शॉर्ट में इसको हम लोग केसीएल कहते हैं। कर्चफ्स करंट लॉ का शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट में हम लोग इसको केसीएल भी कहते हैं, इसी को हम लोग कर्चफ्स पॉइंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो केसीएल लिख लीजिए, शॉर्ट में हम लोग इसको कर्चफ्स करंट लॉ को शॉर्ट में हम लोग केसीएल कहते हैं और कहीं कहीं कर्चफ्स पॉइंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो अब कर्चफ्स लॉ है क्या, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। या चलिए पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, तब समझना और भी आसान हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, अब लिख लीजिए, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम, ठीक है, हमेशा अलजेब्रिक सम। अब देखो हम लोगों ने सिंपल सम क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, अलजेब्रिक सम ही क्यों, कोई बता सकता है, सोचो। ओके, क्योंकि यहाँ करंट के बारे में बात करेंगे या किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो कोई भी आपका अगर प्लेन सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, इवन 3 डायमेंशनल सरफेस भी हो, इस 3 डायमेंशंस में किसी के मूवमेंट के लिए मल्टीपल वेज अवेलेबल है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर कहीं का एनालिसिस करते हैं, कोई मूवमेंट का भी एनालिसिस करें, तो हम लोग एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशनल के लिए इस तरह हम लोग 2 एक्सिस लेके चलते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। 3 डायमेंशनल के लिए हम लोग 3 एक्सिस लेके चलते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ कहीं भी मूवमेंट होगा, मान लो एक एक्सिस के अलोंग हमें मूव करना है, तो हमेशा हमारे पास 2 पॉसिबल डायरेक्शन है। चाहे तो हम अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी अगर हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना है, तो हॉरिजॉन्टल में भी हमारे पास 2 पॉसिबल डायरेक्शन है, या तो हम इस तरफ मूव करें या हम इस तरफ मूव करें। तो हमेशा से मैंने आपको बताया है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। अपने कंसेप्ट को समझने का और समझाने का जरिया है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साइन कन्वेंशन का हम लोग यहाँ हेल्प लेते हैं, ठीक है। 2 पॉसिबल डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो डेफिनेटली इस ओर को अगर हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि अगर मान लो x डिस्टेंस से हम लोग मूव किए, तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि हम लोग +x मूव किए, और इस डायरेक्शन अगर मूव करेंगे तो हम लोग कहेंगे -x मूव किए। तो यहाँ साइन कन्वेंशन का हम लोग सहारा लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी साइन का हम लोग सहारा ले रहे हैं डायरेक्शंस को बताने के लिए, वहाँ अगर सम हम लोग लेंगे, तो हमेशा हमें साइन का ध्यान रखना होगा कि अगर कुछ 2 लोगों के मूवमेंट को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट पर्सन 1 इज मूविंग बाई x1 डिस्टेंस एंड पर्सन 2 इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बाई x2 डिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में सिंपली हम लोग x1 + x2 कर देंगे। लेकिन अगर ये निश्चित नहीं है, मान लो x2 इस डायरेक्शन में, सेकंड पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग सम करेंगे, तो यहाँ डेफिनेटली इसको -x2 हम लोग दिखाएंगे, और यहाँ जब इन दोनों के डिस्टेंस का सम करेंगे तो x1 - x2 आ जाएगा। इसीलिए 2 पॉसिबल डायरेक्शन है। मैथमेटिक्स का हेल्प हमने लिया, मैथमेटिक्स के साइन कन्वेंशन का हमने हेल्प लिया 2 पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ जो सम टोटल हम लोग करेंगे, वहाँ डिस्टेंस का तो सम टोटल है ही, लेकिन यहाँ डायरेक्शंस भी मायने रखता है, इसलिए हम लोग अलजेब्रिक सम लेके चलेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे चर्चा हुई है आपके स्टेटमेंट में अलजेब्रिक सम का। तो लिख लीजिए, इसमें स्टेटमेंट में लिख लीजिए, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। आगे चल के आपको बताएंगे कि नेटवर्क और सर्किट में अंतर क्या होता है। नेटवर्क और सर्किट दोनों अलग अलग चीज़ है।
जहाँ पाथ क्लोज हो, जहाँ बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स एक साथ कनेक्टेड हो और पाथ क्लोज हो, उसको हम लोग सर्किट कहते हैं। और जहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन हो इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स का, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पाथ क्लोज हो, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। बताएंगे ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क तो है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे बाद में। तो अभी स्टेटमेंट में लिख लीजिए, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट, और पॉइंट के ब्रैकेट में लिख लीजिए और नोड, और फिर कॉमा देके और जंक्शन, पॉइंट के बाद ब्रैकेट में और नोड और जंक्शन, तब ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। उसके बाद लिखिए इज ज़ीरो। आगे चल के आपको सर्किट एलिमेंट्स की टर्मिनोलॉजी बताएंगे, उस टर्मिनोलॉजी में पता चलेगा आपको कि पॉइंट, नोड, जंक्शन ये सारी चीज़ें क्या हैं और कैसे ये तीनों एक दूसरे से अलग है, या तीनों कॉमन है तो कब कॉमन है। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग नोड का डेफिनेशन देखेंगे, जंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। अभी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है, कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो कर्चफ्स लॉ क्या कहता है? कर्चफ्स का लॉज का पहला लॉ जो है कर्चफ करंट लॉ, इसमें क्या है? इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज ज़ीरो। ठीक है, बहुत लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको बोल देते हैं कि नंबर ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करेंट्स, या सम टोटल ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ आउटगोइंग करेंट्स कह सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। टेक्निकली हमें जिस तरह से डेफिनेशन लिखना चाहिए ये कहना गलत नहीं है। बहुत लोग कह देते हैं ना कि एट एनी पॉइंट नंबर ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करेंट्स, ये सही है, लेकिन टेक्निकली ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करना सही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में, इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में हमें वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट को लिखना होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया, इसके साथ हमने कुछ कंडक्टर्स को जोड़ दिया, कहीं रेजिस्टेंस हो भी सकता है, आगे हम लोग रेजिस्टेंस होने या ना होने का मतलब समझेंगे। मान लो सिंपल वायर ही रेजिस्टेंस को अगर छोड़ भी दें, हो सकता है इस पॉइंट पे कोई नाम दे दो इसका, सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए, कुछ करंट्स यहाँ आ रहे हो इस पॉइंट पे और कुछ करंट जा रहे हो इस पॉइंट पे। ठीक है, करंट्स का नाम चाहे तो हम लोग दे दें I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, अब डेफिनेटली जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शन रहता है। मान लो अगर आपको कह दिया जाए कि आपको वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ भी आपके पास दो पॉसिबल ऑप्शन है, आपको वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना है। ठीक है, और दोनों को अलग कैसे हम दिखाएंगे? जैसे सपोज दैट इसको हमने कह दिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में सपोज दैट अ पर्सन ए इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड and he has moved by a distance y1, and suppose a person b is moving downward and he has moved by a distance y2। ठीक है, तो है क्या कि दोनों का डिस्टेंस तो हमें पता है कि ये y1 डिस्टेंस से मूव किया, ये y2 डिस्टेंस से मूव किया, लेकिन एक अंतर तो है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट अंतर दोनों में है कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों के मूवमेंट का डायरेक्शन। आखिर इस अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए कोई ना कोई साइन कन्वेंशन हमें चाहिए, और हम लोग मैथमेटिक्स के साइन कन्वेंशन का सहारा लेते हैं। हम लोग बहुत इजीली कह देते हैं कि किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एज्यूम कर लेंगे, चलो वर्टिकली अपवर्ड को ही पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं, तो हम लोग कह देंगे कि ये जो ए पर्सन मूव किया है ना, ये प्लस y1 डिस्टेंस मूव किया है। इसको हम लोग डाउनवर्ड को अगर हम लोग नेगेटिव एज्यूम कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर इसको हमने पॉजिटिव एज्यूम किया तो ये अपने आप नेगेटिव हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि बी पर्सन जो है ना, ये माइनस y2 डायरेक्शन में मूव किया है। ये एजम्पशन हमारे ऊपर है कि हम किसको पॉजिटिव लेते हैं, किसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, एक बार जो हमने एज्यूम कर लिया तो उसको थ्रू आउट अपने एनालिसिस, थ्रू आउट अपने कैलकुलेशन, वही एजम्पशन को हम लोग फॉलो करके चलेंगे। तो यहाँ भी आपके ऊपर है, यहाँ दो पॉसिबल डायरेक्शन है ना, जिस तरह यहाँ दो पॉसिबल डायरेक्शन था, यहाँ भी दो पॉसिबल डायरेक्शन है कि पॉइंट्स के तरफ करंट मूव कर रहा है, पॉइंट्स के तरफ करंट है या पॉइंट से अवे है, यानी टुवर्ड्स द पॉइंट और अवे फ्रॉम द पॉइंट।
किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे, अपने आप दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। और जब हम सम टोटल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ ये सम टोटल कितना होगा, ये अलजेब्रिक सम टोटल कितना होगा बताइए, 0 होगा। यस, और तब हम लोग कह सकते हैं ना, वो हम लोग लोकल बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि नंबर ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम लोग वो लैंग्वेज यूज करेंगे कि इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने अलजेब्रिक कह दिया, हमने साइन कन्वेंशन को भी अपने अकाउंट में ले लिया, हमने डायरेक्शंस को भी अपने अकाउंट में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से सपोज दैट हमने एज्यूम कर लिया कि इनकमिंग करेंट्स को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। ये आपके ऊपर है, चाहे तो आप आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लेके चलो, लेकिन हाँ एक बार जो एजम्पशन आपने कर लिया उसको थ्रू आउट अपने कैलकुलेशन में वही एजम्पशन को फॉलो करके चलना है जब तक आपने कैलकुलेशन पूरा ना कर लिया, जब तक आपने एनालिसिस पूरा ना कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो इनकमिंग को अगर हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, यानी टुवर्ड्स जो करेंट्स हैं, जो करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस पॉइंट है, पॉइंट ए की तरफ है, पॉइंट ए की तरफ जिनका मूवमेंट है, डायरेक्शन है, उनको अगर पॉजिटिव ले लें तो अपने आप क्या है, आउटगोइंग करंट या अवे फ्रॉम द पॉइंट क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक सम टोटल निकाल लीजिए। तो अलजेब्रिक सम टोटल हम लोग निकाल लें तो सबसे पहले क्या करें, टुवर्ड्स वाले को हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है। देखो टुवर्ड्स यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, I1 और I4, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन, इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना, I1 को हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है, यानी टुवर्ड्स द पॉइंट जो भी करंट हैं उनको हमने पॉजिटिव एज्यूम किया, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे I1, एक और टुवर्ड्स है I4, ठीक है, और बाकी अवे फ्रॉम द पॉइंट हैं यानी आउटगोइंग करंट्स हैं, तो उनको हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे, यानी डेफिनेटली -I2, ठीक है। और अगर ज़्यादा एक्यूरेटली लिखें तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग अलजेब्रिक सम कह रहे हैं, ठीक है। हमारे स्टेटमेंट में क्या है, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम की बात हो रही है, यानी हमें ज़्यादा करेक्ट लिखना होगा। तो ये दोनों तो पॉजिटिव हैं ही, प्लस अलजेब्रिक सम यानी साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा। मीन्स साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के इसका मैग्नीट्यूड, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के इसका मैग्नीट्यूड। तो साइन कन्वेंशन को ध्यान में हमने रखा एंड मैग्नीट्यूड इज I3, ठीक है। अगेन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगेन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के इसका मैग्नीट्यूड, और वो क्या है, I5, ये हो गया 0, ठीक है। और यहां से जब हम लोग लिखेंगे तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। तो देखो दोनों ही चीज़ें हो गई। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने लिखा था, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, उसके हिसाब से क्या था, तो इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, पहला स्टेटमेंट हो गया। और जनरल जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि नंबर ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट्स, वो भी आपको यहाँ पे दिख गया। यानी करंट्स मूविंग या करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट एंड करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया, ठीक है। तो सर्किट के सॉल्विंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखो किरचॉफ्स करंट लॉ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है आपके पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। कौन सा कंक्लूजन हो सकता है वो, ये तो आपको समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया, ये है क्या ये भी समझ में आ गया। बहुत लोग पहले से भी पढ़ी होगी आप लोगों में से, 10th लेवल में भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन हो सकता है वो बताइए, एनीवन? हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये, क्योंकि अगर हम लोग गौर करें यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पॉइंट ए का एग्जाम्पल हमने लिया, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना कि जितना इनकमिंग करंट्स है वो आउटगोइंग करंट्स के बराबर है। यानी जितना चार्ज, सम टोटल ऑफ चार्ज पॉइंट्स के टुवर्ड्स मूव कर रहा है उतना ही अवे मूव कर रहा है। यानी किसी भी सर्किट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा हो या चार्ज कंज्यूम कर रहा हो। समझ में आ रहा है?
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जितना चार्ज आ रहा है एक पॉइंट पे उतना ही चार्ज उस पॉइंट से निकल भी जा रहा है, कहीं पे चार्ज आके जमा नहीं हो रहा है। यानी कोई ऐसा पॉइंट आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा नहीं है जो खुद का चार्ज प्रोड्यूस कर रहा हो या चार्ज एब्जॉर्ब कर रहा हो। किसी भी पॉइंट पे जितना चार्ज आ रहा है ना उतना ही चार्ज निकल भी जा रहा है। गॉट दैट? यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही निकल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इससे यह भी पता चल रहा है कि इस सर्किट में कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने नहीं लगाया है। जब तक कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने नहीं लगाया है, कोई चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या कोई चार्ज यहाँ कंज्यूम नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट में। एक पॉइंट का हमने एग्जांपल लिया, ऐसा कोई भी पॉइंट हम लोग ले लें तो हम लोग कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यहाँ पे है। गॉट दैट? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या स्टेटमेंट है, हम लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन भी देखा, और अल्टीमेटली हम हमेशा कहा करते हैं आपको कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस पूरे कर्चफ्स लॉ को अगर एक मैथमेटिकल इक्वेशन में आपको समेटना है, एक जनरल इक्वेशन में समेटना है, तो हम कैसे कह सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं ना कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इस पूरे लॉ को जो हम लोग स्टेटमेंट से बोल रहे हैं इसको अगर जनरल इक्वेशन में अगर समेटना है तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरह से, समेशन सिग्मा। ये समेशन आपको 10th लेवल में पढ़ाया गया होगा। हम लोग कह सकते हैं ना कि समेशन सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n, कह सकते हैं। या फिर इसको चाहे अगर हम लोग थोड़ा चेंज करके i इज इक्वल टू 0, इसको और ज्यादा करेक्ट अगर लिखना है ये एक जनरल इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स का सहारा लिया हमने, मैथमेटिक्स एज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग हमने यूज किया और इस पूरे कर्चफ्स लॉ को एक जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन में हमने समेट लिया कि जितना भी सम होगा और वो अलजेब्रिक सम वो 0 होगा किसी भी पॉइंट पे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर। ठीक है।